स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे अयं द्वितीयाननस्य पाठः अद्य प्रवर्तते। यत्र अर्थालङ्कारनिरूपणं जायते तत्रापि उपमालङ्कारस्य सर्वालङ्कारवर्तितया प्रथमं तावत् अभिधानं जायते। तत्र सादृश्यं सुन्दरं वाक्यार्थोपस्कारकम् उपमालङ्कृतिः इति उपमालक्षणं विधाय तस्य महतीं मीमांसां व्यधात् पण्डितराजः। इदानीं लक्षितस्य अर्थस्य लक्षितस्य पदार्थस्य समन्वयं यल्लक्षणमस्ति तस्य लक्षणस्य विहितस्य लक्षणस्य समन्वयं दर्शयितुं पद्यमेकम् उदाहरति। अस्तु, समन्वयाय तदद्यतनपाठस्य विषयः अस्ति। अद्यतनपाठस्य प्रथमा पंक्तिरस्ति अथेयम् उदाह्रियते। अथेयं नाम अथ इयम् उपमा उदाह्रियते। अब हम इस उपमा का उदाहरण दे रहे हैं। अस्तु, तर्हि अयं क्रमः अस्ति प्रमेय प्रतिपादनस्य। कस्यचित् संकल्पितस्य प्रमेयस्य आदौ लक्षणं भवति, तदा सति लक्षणे तस्य लक्षणस्य क्वचित् लक्ष्ये समन्वयः उपदर्श्यते, तत्र लक्षणकर्त्रा। अस्तु, तदानीं पण्डितराजः लक्षणम् उपदर्शयति। पश्यन्तु। गुरुजनाभयमद्विलोकनान्तः समुदयदाकुलभावमावहन्त्याः दलदरविन्दसुन्दरं हा हरिणदृशो नयनं न विस्मरामि। अस्तु, कश्चित् नायकः स्वप्रेयसीं स्मरन् तस्य स्थितिं मित्राय आवेदयति। किं कथयति? अयि मित्र, अहं हरिणदृशः नयनं न विस्मरामि। अत्र एकमेव नयनं स्मरति इति कृत्वा तत्र अभिप्रायः अयमस्ति, एकेनैव नयनेन कटाक्षविशेषप्रदानात्। एक ही नेत्र से उस नायिका ने इस पर कटाक्ष किए थे, इसीलिए यहाँ पर एक वचन जो है नयन शब्द में दिया गया है। तो हरिणस्य दृक् हरणदृक् हरिणदृगिव दृक् यस्याः सा हरिणदृशः। ठीक है, ऐसा समास होता है बहुव्रीहि। तो हरिणी के समान दृष्टि है जिसकी, ऐसी उस मृगाक्षी नायिका के नयन को अहम न विस्मरामि, मैं भूल नहीं रहा हूँ। तो ऐसा कैसा नयन था जिसको तुम नहीं भूल रहे हो भाई? तो नयन का विशेषण दे रहे हैं, दलदरविंद सुंदरम। दलत यदर अरविंदम दलदरविंदम तदिव यदस्ति सुंदरम। अर्थात विकसित कमलमिव यत् सुंदरमस्ति। अस्तु, खिलते हुए कमल के समान जो सुंदर है, ऐसे नेत्र को मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। अस्तु, तो दलत च तदरविंदम दलदरविंदम, दलद अर्थात विकसत, दलदरविंद सुंदरम उपमानानि सामान्यवचनैः इति पाणिनीयसूत्रेण अत्र समासः भवति। उपमानवाचकस्य पदस्य साधारणधर्मवाचकेन पदेन सह समासः भवति, यथा घनश्याम इत्यादि। तो
बिकॉज खिलते हुए कमल के समान जो सुंदर है, ऐसे उस मृगाक्षी के नयन को मैं भूल नहीं पा रहा हूं। अयम वाक्यार्थः स्फुटति। अस्तु, इदानीं किं भूतायाः तस्याः तदा उच्यते गुरुजन भयमद्विलोकनान्तः। तत्र गुरुजनाः आसन्, यदा सा मयि कटाक्षम् अर्पयत् तदा गुरुजनसन्निधाना सा आसीत्। तदा गुरुजनानां यत् भयमस्ति, तो गुरुजनों की जो उपस्थिति होती है वह सहज स्त्रियों में भय को उत्पन्न करा देती है, और वो भी तब जब प्रणय प्रसंग हो उपस्थित, है ना। तो सति प्रणय प्रसंगे गुरुजनानाम् उपस्थितिः तत्र नैसर्गिकं भयम् उत्पादयति स्त्रीषु। तो वही कह रहे हैं कि गुरुजन भयम, एक तो गुरुजनों का भय था, और क्या था, मद विलोकनम, ऐसा द्वंद्व समास करेंगे, गुरुजन भयंच मद विलोकनंच इति गुरुजन मद विलोकने। तयोः अंतः, मध्य अर्थात अंतः, उन दोनों के मध्य में, मुझे देखना भी चाह रही है, मुझे देख भी रही थी, और गुरुजनों का भय भी था। इन दोनों के बीच में समुदयन यह आकुल भावः। तो अब क्या करे, नायक को देखे अपने प्रेमी को, अथवा गुरुजनों की उपस्थिति से रुक जाए, ऐसा भय भी हो रहा था। तो आकुल भाव को प्राप्त हो गई है, करे तो करे क्या। आकुल भाव माने व्यग्रता, जब कोई व्यक्ति घबरा जाता है और कर्तव्य बोध उसको नहीं रहता, उसको बोलते हैं आकुल भाव। तो चूंकि गुरुजनों का भय है और मुझे देखना चाह रही है, इन दोनों के मध्य में समुदयंतम अर्थात उद्भवंतम आविर्भवंतम आकुल भावम, आकुलस्य व्यग्रतायाः भावम स्थितिम या आवहन्ति अस्ति, आवहति, तत्तादृश्याः क्षत्रि प्रत्ययः अस्ति आंग उपसर्गपूर्वक वह धातोः स्त्री वाचकं पदं तेन निष्पन्नम् अस्ति। षष्ठ्याः एकवचने इदं रूपम् अस्ति। हरिणदृशः इत्यस्य विशेषणत्वेन इदं पदमत्र प्रयुक्तम् अस्ति। तो कैसी मृगाक्षी स्त्री है, जो गुरुजनों के भय और मुझे देखने के कारण आकुलता को प्राप्त हो गई है, ऐसी उस मृगाक्षी के खिलते हुए कमल के समान सुंदर उस नयन को मैं नहीं भूल रहा हूँ। हा इति खेदार्थकम अव्यय पदमस्ति। अस्तु, कष्टम, हा कष्टम, है ना। अब देखिए, न विस्मरामि, तो विस्मरामि क्या होता है, विउपसर्ग पूर्वक स्मृ धातु से, अगर स्मृ धातु से विउपसर्ग का योग होता है तो स्मृत्यभाव वाच्य होता है उसका, ठीक है, स्मृति वाच्य नहीं होती है। तो जैसे स्मृति का अर्थ होता है स्मरण करता है, विस्मृति का अर्थ होगा स्मरण नहीं करता है, भूल गया है, माने स्मृति का अभाव, ठीक है। तो विस्मरामी का अर्थ हो गया स्मृत्यभाव वाच्य, ठीक है। और उसमें भी अगर आपने न का योग कर दिया तो स्मृत्यभावा भाव, क्योंकि नय का अर्थ भी अभाव होता है। तो अब उसमें आपको एक नियम जानना होगा न्याय का। उदयनाचार्य किरणावली में लिखते हैं, अभाव विरहात्मत्वम वस्तुनः प्रतियोगिता। कभी क्या होता है, किसी वस्तु का हम अत्यंताभाव लेते हैं और उस अत्यंताभाव का जो अभाव होता है वह प्रतियोगी स्वरूप होता है, माने अत्यंताभाव का जो प्रतियोगी आपने माना है तत्स्वरूप हो जाता है। जैसे कहीं पर घट है, ठीक है, तो वहां पर घटाभाव तो आप नहीं बता सकते, तो क्या बोलेंगे कि अत्र घटः अस्ति, ये न बोल करके आप क्या बोल सकते हैं, अत्र घटाभावा भावः अस्ति। तो घटाभाव क्या हो गया, घट प्रतियोगी का भाव
और उस अभाव का अभाव जो होगा वो घट स्वरूप हो जाएगा। ये नियम होता है, न्याय की एक शैली है, उसके जरिए भी समझना चाहिए। तो यहां पर भी क्या है, स्मृत्यभावाभाव जो है वो किम रूप हो जाएगा, स्मृति रूप ही हो जाएगा, अर्थात उसकी स्मृति मेरे मन में अभी भी बनी हुई है उस नायिका के नयन की, ऐसा अर्थ है। ठीक है, इदानीं पश्यन्तु, अत्र इदानीम् उपपत्तिं दर्शयति। इदं पद्यमस्ति तत्र उदाहरणरूपं, परन्तु अत्र पंडितराजोक्तस्य उपमालक्षणस्य कथं समन्वयः इति समन्वयप्रकारमधः दर्शयति। पश्यन्तु, अत्र दलदरविन्दशब्दस्य उपमानवाचकस्य सुन्दरशब्देन सामान्यवचनेन समासे सति प्रतीयमानोपमा। प्रतीयमाना उपमा नाम व्यंग्य उपमा इति न, प्रतीयमाना उपमा नाम इयम् उपमा प्रतीयते एवं अर्थः। ठीक है, तो उपमान क्या है, तो कह रहे हैं दलत अरविंद जो है वो उपमान है, खिलता हुआ जो कमल है वो उपमान है। उपमेय क्या है, तो नायिका का जो नयन है वो उपमेय है। साधारण धर्म क्या है, तो साधारण धर्म हो जाएगा सौंदर्य, सुंदरत्व। उस साधारण धर्म को कहने वाले सुंदर शब्द के साथ उपमानवाची जो दलदर अरविंद शब्द है उसका समास हो जाएगा उपमानानि सामान्य वचनैहि, इस सूत्र से। वही बता रहे हैं कि दलदरविंद शब्दस्य उपमानवाचकस्य सुंदर शब्देन सामान्य वचनेन समासे इयं प्रतीयमाना उपमा भवति, अर्थात इयं लुप्तोपमा अस्ति। यहाँ पर उपमावाचक कोई शब्द नहीं है। अब यहाँ पर वो बताइए कि कैसे तो सादृश्य सुंदर हो रहा है और कैसे वाक्यार्थोपस्कारक हो रहा है। वाक्यार्थोपस्कारक का इन्होंने स्वयं नहीं बताया था वहाँ पर, लेकिन वाक्यार्थोपस्कारकत्व रूप जो विशेषण है सादृश्य में, उसको ऐसे समझना चाहिए कि जहाँ पर वह सादृश्य अर्थ के द्वारा, वाक्यार्थ का मतलब जो मुख्य है रस या जो व्यंग्य रूप अर्थ है, उसका उपस्कार करे, उसकी शोभा बनाए। किसके द्वारा, वाच्यार्थ के द्वारा। तो चूंकि उपमा जो है वो अर्थ का अलंकार है, तो साक्षात जो होगा वो अर्थ की शोभा करेगा। उस अर्थ की शोभा के उपरांत वो मुख्य जो वाक्यार्थ है वहां पर व्यंग्य रूप जो अर्थ है, रस रूप हो सकता है, अलंकार रूप भी हो सकता है, उसकी शोभा को बढ़ाएगा। अस्तु, तो वही बता रहे हैं कि सकल वाक्यार्थस्य विप्रलंब श्रृंगारस्य। सकल वाक्यार्थ कौन है यहाँ पर, सकल वाक्यार्थ माने सकलापेक्षया यत्र प्राधान्यमस्ति, यावन्तः अर्थाः अस्मिन् पद्ये स्फुरन्ति तेषु सर्वेषु अर्थेषु यह अर्थः प्रधानमस्ति, अर्थात सकलार्थ निरूपित प्राधान्यम यत्र अस्ति तावान अर्थः अस्ति विप्रलंब श्रृंगारः। जो सभी अर्थों की अपेक्षा यहाँ पर प्रधान है वो है विप्रलंब श्रृंगार। अभी आपको बताएंगे ये स्वयं कि कितने अर्थ यहाँ पर स्फुरित हो रहे हैं, कौन कौन अर्थ यहाँ पर हैं जिनकी अपेक्षा प्रधानता विप्रलंब श्रृंगार की है। तो जो वाक्यार्थोपस्कारकत्व होना चाहिए ना सादृश्य का, उसको बता रहे हैं कि सकल वाक्यार्थस्य अर्थात सभी अर्थों की अपेक्षा जो प्रधान है, ऐसा विप्रलंब श्रृंगार की स्मृति के द्वारा स्मृत्युपस्करण द्वारा, स्मृति रूप वाच्यार्थ की शोभा के द्वारा उस विप्रलंब की शोभा कर रहा है। कौन, यहाँ पर सादृश्य। ठीक है, इसीलिए वो कैसा है, सुंदर है, और वाक्यार्थोपस्कारक होने के कारण ऐसे सादृश्य को हम यहाँ पर उपमा अलंकार कहते हैं। अस्तु, देखिए
जैसे लोक में भी जो अलंकार होते हैं कटक कुंडल आदि, वे वस्तुतः आत्मा के ही शोभावर्धक होते हैं, लेकिन साक्षात तद्धारण सामर्थ्य जो है वो आत्मा में नहीं है। तो क्या होता है, पहले उनको धारण करने का सामर्थ्य जिन अवयवों में है, श्रवण हस्तादियों में, उनकी शोभा को करते हैं। वो कौन? कटक कुंडल आदि जो अलंकार होते हैं लोक में। तो वे कटक कुंडल आदि अलंकार अपने से साक्षात संबद्ध श्रवण पाद हस्तादि जो अवयव हैं शरीर के, उनकी शोभा को करते हैं, लेकिन उनकी शोभा करना प्रयोजन नहीं होता है, आत्मा की शोभा करना प्रयोजन होता है ना। अगर हस्त पाद कंठादि की शोभा करना ही प्रयोजन होता, तब तो ये जो मृत होता है ना, शव जिसको बोलते हैं, शरीर जो बिना आत्मा का शरीर होता है, उसको अलंकार पहनाने पर उस शरीर की भी शोभा हो जाती, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता है। नहीं मृतस्य शरीरस्य शोभां पोषयन्ति कटककुण्डलादयः अलङ्काराः, अतः एतत् अवश्यं निश्चेतव्यं यत् कटककुण्डलादयः अलङ्काराः अपि शरीरावयवद्वारा आत्मानमेव उपस्कुर्वन्ति, आत्मानमेव पोषयन्ति। अस्तु तथैव अत्रापि तथा अस्ति। तो वही कह रहे हैं कि सकल वाक्यार्थ जो विप्रलंब श्रृंगार है, उस विप्रलंब श्रृंगार के उपस्कारक हो रहा है यहाँ पर जो सादृश्य है, लेकिन साक्षात उपस्कारक नहीं हो रहा है, अपितु वाच्य जो स्मृति है, उस स्मृति की शोभा के द्वारा विप्रलंब जो चरम व्यंग्य है, विप्रलंब श्रृंगार, उसकी शोभा को कर रहा है सादृश्य। अतः अत्र सादृश्यस्य सुंदरत्वात् वाक्यार्थोपस्कारकत्वाच्च उपमालंकृतित्वं वक्तुं योग्यम इति लक्षण समन्वयः। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य जगन्नाथ उपमा लक्षण का समन्वय दिखा देते हैं एक श्लोक में। ठीक है, इदानीं प्रश्नः अत्र भवति, तत् भवन्तः स्मरन्तु। प्रथमानने यदा तत्र अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यं निरूपयदाचार्यः, तदा काव्यानां भेदमीमांसायां यदा उत्तमोत्तमकाव्यस्य उदाहरणत्वेन पदमेकम् उदाहरत्, तत्र तस्मिन् पद्ये कः अर्थः प्रधानं भवितुमर्हति इति पूर्वपक्षतया नाम शंका बहुलम प्रादर्शी, है ना। ऐसे ही यहाँ पर इस श्लोक में कौन कौन से अर्थ जो है वो प्रधान हो सकते हैं, ऐसी शंका को बता रहे हैं। ठीक है, न चात्र स्मृति प्रधानतया ध्वन्यत इति वक्तुम शक्यम। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि यहाँ पर जो स्मृति है वो प्रधान रूप से व्यंग्य हो सकती है ना। कोई पूर्व पक्षी आकर के कहे कि भैया यहाँ पर तो स्मृति रूप जो व्यभिचारी भाव है वो प्रधान रूप से व्यंग्य हो रहा है, तो इसको आप श्रृंगार रसादि ध्वनि न मान करके भावत ध्वनि मानिए, क्योंकि जहाँ पर कोई व्यभिचारी व्यंग्य होता है वहाँ पर तो भावत ध्वनि होती है। तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि न विस्मरामि इति स्मृत्य भाव निषेध मुखेन स्फुटम आवेदनात्। जो भले ही आपको यहाँ पर साक्षात ऐसा नहीं लिखा है कवि ने कि अहम तत् नयनम स्मरामि, तो वस्तुतः यहाँ पर शंका क्यों हो रही है किसी को, क्योंकि कवि ने स्मरामि ऐसा नहीं लिखा है, न विस्मरामि लिख दिया है। अर्थ वही है कि भूल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब याद आती है उसका जो नयन है उसकी, लेकिन स्मरामि इस भंगी से नहीं लिखा है, अपितु न विस्मरामि इस भंगी से लिखा है। तो कदाचित किसी को शंका हो सकती है कि यहाँ पर स्मृति जो है वो प्रधान रूप से व्यंग्य हो रही है। तो कह रहे नहीं भैया, एक नियम है कि जहाँ पर किसी पदार्थ के अभाव का अभाव बताया जाता है
वह पदार्थ के अभाव का अभाव उस पदार्थ रूप ही होता है। इसीलिए यहाँ पर स्मृति जो है वो स्फुट रूप से आवेदित है, अर्थात वाच्य हो गई है। वही बता रहे हैं कि न विस्मरामि, यह जो क्रियापद है नय के साथ, वहाँ पर विस्मरामि इस विउपसर्ग पूर्वक स्मृति धातु का अर्थ है स्मृत्यभाव, और नय जो है उसका अर्थ हो जाएगा निषेध, यानी अभाव का अभाव, स्मृत्यभावाभाव। तो स्मृत्यभावाभाव जो होगा वो स्मृति रूप ही होगा। तो स्मृति यहाँ पर क्या हो रही है, थोड़ा सा भंग्यंतर से देखें तो वाच्य ही हो रही है। इसीलिए स्मृते है अत्र स्फुटम आवेदनात् सात्र प्रधानतया तत्र व्यंग्या नास्ति। अस्तु, नापि पूर्वार्धगत त्रासौत्सुक्ययोः परस्पराविभव कामयोः सन्धिः प्रधानम्। पश्यन्तु, रसादि इत्यत्र आदिपदेन तत्र अन्येषामपि ग्रहणं भवति। तत्र अन्यतमः अर्थः अस्ति भावसन्धिः। तत्र किं भवति, त्रयस्त्रिंशति व्यभिचारिभावेषु यदि द्वौ भावौ परस्परम् अभिभवं कामयमानौ यत्र वर्ण्येते तत्र भावसन्धिरूपः अर्थः व्यंग्यो भवति, है ना। वहाँ पर भावसन्धि ऐसा व्यवहार होता है जहाँ पर दो व्यभिचारी भाव एक दूसरे के अभिभव की कामना से वर्णित हों। ऐसा लगता है ये व्यभिचारी भाव जो है वो इसको दबा देगा और ये व्यभिचारी भाव जो है वो प्रथम वाले व्यभिचारी भाव को दबा देगा। तो ऐसे अभिभव की कामना से जहाँ पर दो व्यभिचारी भाव वर्णित होते हैं तत्र अयम भावसंधि नामा कश्चित अर्थः व्यवह्रियते काव्ये। तो कह रहे हैं कि ऐसा मान लीजिए कि पूर्वार्ध में देखिए आपने क्या बताया कि गुरुजनों का भय भी है और नायक को देखने की उत्सुकता भी है। तो पूर्वार्ध में जो त्रास है माने भय और औत्सुक्य है, उन त्रास और औत्सुक्य भाव की जो संधि है, और वो त्रास और औत्सुक्य भाव कैसे हैं, एक दूसरे का आविर्भाव चाहते हैं, है ना। कभी लगता है त्रास जो है वो औत्सुक्य पर भारी हो जाएगा, कभी लग रहा है कि औत्सुक्य जो है वो त्रास पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि वो दोनों ही व्यापारों से निवृत्त नहीं हो रही है नायिका। ना तो नायक को देखना छोड़ रही है और ना ही गुरुजनों के भय से निवृत्त हो रही है। तो ऐसा है मानो दोनों भाव भय और औत्सुक्य जो हैं वे एक दूसरे के अभिभव की कामना रखते हैं। तो वहाँ पर उन दोनों भावों की जो संधि हो रही है उस संधि को प्रधान मान लीजिए। तो कहते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि तस्य माने तयोः भावयोः संधेः नायिकागतत्वेन अनुवाद्यत्वात्। क्योंकि देखिए प्रधान व्यंग्य वही हो सकता है जो विधेय अंश से व्यंग्य हो, ठीक है। तो विधेय अंश से व्यंग्य होने वाला है विप्रलंब श्रृंगार। विधेय क्या है, यहाँ पर स्मृति विधेय है। उस नायिका के नयन को उद्देश्य करके स्मृति का विधान किया जा रहा है, तो स्मृति विधेय है। तो प्रधान रूप से व्यंग्य वही हो सकता है जो व्यंग्य अर्थ वाक्यार्थ में जो विधेय अंश है उस विधेय अंश से व्यंग्य होगा। आप जो कह रहे हो कि संधि यहाँ पर दो भावों की व्यंग्य हो रही है, वो तो अनुवाद्य जो है ना, उद्देश्य पदार्थ नायिका जो है, उस नायिका में रहने वाले त्रास और औत्सुक्य विषयक माने भावों की संधि है। तो ये बात वहां पर भी बताई थी, अगर आपको याद हो तो, तर्पा उत्सुक्य आदि को लेकर के बताई थी उत्तम उत्तम काव्य का जब हम निरूपण कर रहे थे प्रथमानंद में। यहाँ पर ये बात ऐसे है, देखिए दो व्यंग्य अर्थ हैं, दो व्यंजक अर्थ हैं, ठीक है। व्यंग्य अर्थ दो कौन कौन से हैं, तो एक तो है विप्रलंब श्रृंगार और एक है भय और औत्सुक्य भावों की संधि। लेकिन विप्रलंब जो व्यंग्य हो रहा है वो स्मृति से व्यंग्य हो रहा है,
ठीक है, स्मृति रूप वाच्य जो है उससे व्यंग्य हो रहा है, और दो भावों की संधि जो व्यंग्य हो रही है वह वाच्य जो नायिका है उससे व्यंग्य हो रही है, माने तद्गत भावों से व्यंग्य हो रही है। दोनों ही वाच्य हैं, नायिका रूप अर्थ है वो भी वाच्य है, स्मृति रूप अर्थ है वो भी वाच्य है, लेकिन अंतर यह है कि नायिका जो पदार्थ है वह उद्देश्य पदार्थ होता है, उद्देश्य पदार्थ है, और स्मृति जो है वह विधेय पदार्थ है। और वाक्यार्थ में एक नियम होता है, विधेय की प्रधानता होती है, उद्देश्य जो होता है वह तो गौण होता है, गुणीभूत होता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रधान वाच्यावस्था में जो प्रधान होता है विधेय पदार्थ, उस प्रधान विधेय से व्यंग्य होने वाला जो अर्थ है वही प्रधान रूप से व्यंग्य मतलब उसको कहा जा सकता है। अप्रधान उद्देश्य पदार्थ से व्यंग्य होने वाले अर्थ को आप प्रधान व्यंग्य नहीं कह सकते। इयम मीमांसा, हाँ, उद्देश्य विधेयाभ्याम व्यज्यमानयोः अर्थयोः कतरस्य प्राधान्यमिति मीमांसा तत्र उत्तम काव्य निरूपणे अपि अस्माभिः व्यामर्शि। अस्तु, अतः सा पुनरावर्त्यते इत्येव भावनीयम्। ठीक है, समझ में आ गया। तो भय और औत्सुक्य रूप भावों की संधि को भी आप प्रधान रूप से व्यंग्य नहीं मान सकते, क्योंकि वह नायिकागत भाव हैं और नायिका पदार्थ यहाँ पर उद्देश्य पदार्थ है, और जो उद्देश्य पदार्थ होता है वो वाक्यार्थ में अप्रधान होता है, इसीलिए। और दूसरा और एक और कारण है संधि को प्रधान न मानने में, प्रधान व्यंग्य, क्योंकि उत्तरार्धगत स्मृत्यंगत्वाच, और वह जो भय और औत्सुक्य भावों की संधि है वो भले व्यंग्य है, लेकिन उत्तरार्ध में जो वाच्य हो रही है स्मृति विधेय, उसकी अंग ही है वो संधि, उसका अंग ही बन जाती है, इसीलिए यहाँ पर उसको हम प्रधान रूप से व्यंग्य नहीं मान सकते। अर्थात ऐसा व्यंग्य अर्थ प्रधान नहीं होता जो किसी वाच्य अर्थ की सिद्धि में ही अंग बन जाए, है ना। वहाँ तो गुणीभूत व्यंग्य का भी होता है। तो नायम द्वयोः भावयोः संधिरूपः अर्थः व्यज्यमानः प्राधान्यमर्हति। अस्तु, तत्र कारणद्वयं तत्र उपात्तम्। एकं तु अयं व्यङ्ग्यार्थः उद्देश्यरूपेण अर्थेन व्यङ्ग्यो भवति, अपरः तत्र हेतुः अस्ति यतो हि अयं व्यङ्ग्यार्थः द्वयोः भावयोः यः संधिरूपः व्यङ्ग्यार्थः अस्ति स तु उत्तरार्धे स्मृतिरूपः यः वाच्यार्थः अस्ति तस्मिन् अंगमस्ति इति कृत्वापि अस्य अर्थस्य प्राधान्यं वक्तुं न युज्यते इति पंडितराजस्य अत्र समाधानमस्ति। अस्तु, तस्मात् संध्युपमालंकाराभ्यां स्मृतिः हा पदगम्यः संतापः अनुभावश्च विप्रलम्भमेव उपस्कुरुत इति तस्यैवात्र प्राधान्यम। भैया, आपने जितनी चीज़ें बताई उनमें से समझो, एक तो भाव संधि है और उपमालंकार है, ये दोनों ही क्या करेंगे, वाच्य जो माने विधेय रूप में वाच्य जो स्मृति है उस स्मृति का उपकार करेंगे पहले, ठीक है। तो भाव संधिना अपि स्मृति ही उपस्क्रियते, उपमालंकारेणापि स्मृतिरेव उपस्क्रियते। पुनः हा इति यत् पदमस्ति तेन संतापः गम्यते और अवगम्यते, उससे दुख व्यंग्य हो रहा है, तो वो भी संताप जो है वो संताप अनुभाव है, ठीक है। और ये अनुभाव भी किसको ही पुष्ट करेगा, विप्रलंब को ही पुष्ट करेगा। अस्तु, गम्य का अर्थ यहाँ पर वाच्य ही कीजिए, व्यंग्य मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हा इस पद की शक्ति ही है उसमें, ठीक है। तो इन सभी अर्थों से मुख्य जो विप्रलंब श्रृंगार है वही पुष्ट हो रहा है।
किस किस के द्वारा? एक तो स्मृति के द्वारा और एक संताप रूप जो विप्रलंब श्रृंगार का अनुभाव होता है। विप्रलंब श्रृंगार जिस व्यक्ति में भी रहेगा, अर्थात जो विप्रलंब का अनुभव करता है उस व्यक्ति में संताप देखा जाता है। तो विप्रलंब जो है वो संताप जो है वो विप्रलंब का कार्य है। तो यहाँ पर हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि स्मृति जो है उसको कौन पुष्ट कर रहा है। तो स्मृति को पुष्ट करने वाले दो हैं यहाँ पर, एक तो उपमालंकार है और दूसरा भाव त्रास और भय, त्रास और औत्सुक के रूप जो भाव हैं उनकी संधि जो है वो भी यहाँ पर स्मृति को ही पुष्ट कर रही है। तो भाव संधिना पुनः उपमालंकारेण उपस्कृता या स्मृतिरस्ति सा अत्र सर्ववाक्यार्थं विप्रलम्ब श्रृंगारम् उपस्करोति। तथैव तस्य अनुभावः यः अस्ति हा पदेन वाच्यः संतापः सोऽपि संतापः विप्रलम्बमेव उपस्कुरुते इति विप्रलम्बस्यैव अत्र प्राधान्यम् अंगीकर्तव्यम्। तो जो सकल वाच्य निरूपित प्रधान होता है उसी अर्थ को प्रधान रूप से व्यंग्य मानना चाहिए। अर्थात सभी अर्थ मिल करके जिस एक अर्थ का उपकार करते हैं उसी को प्रधान व्यंग्य कहना उचित होता है काव्य शास्त्र में, ठीक है। वो फिर किसी और के उपकार के लिए उपयोगी नहीं होता। सर्वोपकारी वही व्यक्ति होता है, वही अर्थ होता है। तो उसी अर्थ को हम क्या कहते हैं? प्रधान व्यंग्य कहते हैं। अस्तु, इत्थम उपमा लक्षणस्य सर्वथा समन्वयं प्रदर्श्य इदानीम् आचार्य अप्पयदीक्षितस्य चित्रमीमांसायाम् उपमालक्षणं यदस्ति तन्निरसितुम् इतः उपक्रमते पंडितराजः। पश्यन्तु, आचार्य अप्पयदीक्षितस्य काव्यशास्त्रे तत्र विशिष्य ग्रन्थद्वयमस्ति। चित्रमीमांसा इत्येकः ग्रन्थः, कुवलयानन्दः इत्यपरः ग्रन्थः। कुवलयानन्दे सर्वेप्यलङ्काराः प्रतिपाद्यत्वेन स्वीक्रियन्ते। चित्रमीमांसायां च अन्येपि विषयाः काव्यशास्त्रस्य ये सन्ति तेषां समावेशः अस्ति। तो चित्रमीमांसा में आचार्य अप्पय दीक्षित उपमा का जो लक्षण करते हैं उस उपमा लक्षण का यहाँ पर खंडन करने के लिए अब ग्रंथकार उपक्रम कर रहे हैं। देखिए, उपमिति क्रिया निष्पत्तिमत् सादृश्य वर्णनम अदुष्टम अव्यंग्यम उपमालंकारः इत्थं प्रथमं लक्षणमस्ति। द्वितीयं लक्षणमस्ति निषेधापर्यवसायि सादृश्यवर्णनं वा तथा भूतं तथा, अर्थात उपमालंकारः इति लक्षणद्वयम् आहुः। के आहुः? तो अभी तो सम्मान कर रहे हैं, देखो खंडन करने के लिए भी सम्मान से बातें कर रहे हैं। अप्पय दीक्षिताः अस्माकं अग्रजाः ये सन्ति आलंकारिकाः, ते स्वग्रन्थे इत्थं लक्षणद्वयम् आहुः। इयं तेषां लक्षणद्वयी अस्ति। दोनों ही लक्षण दुष्ट हैं। तच्चिन्त्यम, तदर्थात एतल्लक्षणद्वयं चिन्त्यम। इसको यहाँ पर इसकी परीक्षा करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसमें दोष है। कैसे दोष है तो बता रहे। देखो, पहले इसको इनके लक्षण को समझ लीजिए, फिर हम इसके खंडन के लिए चलेंगे। उपमिति क्रिया की निष्पत्ति जिसमें हो, ठीक है, मतु प्रत्यय है। सादृश्य वर्णन में विशेषण है ये सब जितने भी प्रथमांत पद हैं। तो उपमिति क्रिया निष्पत्तिमत सादृश्य वर्णनम। और कैसा सादृश्य वर्णन होगा? तो कह रहे हैं अदुष्टम, जिसमें कोई दोष न हो, ठीक है। और अव्यंग्यम, जो सादृश्य व्यंग्य न हो। तो ये तो स्पष्ट है कि अगर सादृश्य व्यंग्य हो जाएगा तो उपमा अलंकार न होकर के उपमा अलंकार ध्वनि ऐसे स्थल को हम काव्य शास्त्र में कहते हैं। तो सादृश्य वर्णन को कैसा होना चाहिए? अव्यंग्य भी होना चाहिए। तो ऐसा जो विशेषण तृतीय विशिष्ट सादृश्य वर्णन है, कैसा कैसा? तो बताते हैं, उपमिति क्रिया निष्पत्तिमत्व विशिष्ट, अदुष्टत्व विशिष्ट, अव्यंग्यत्व विशिष्टम यदस्ति सादृश्य वर्णनम तत्सादृश्य वर्णनम उपमालंकारः। ऐसा एक लक्षण है उनका।
और दूसरा लक्षण है कि जहाँ सादृश्य वर्णन अपना ही निषेध न कराए, माने सादृश्य का स्वयं निषेध न कराए, तो ऐसे सादृश्य वर्णन को हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। अब ये विशेषण इसलिए लिया है इन्होंने क्योंकि व्यतिरेक और अनन्वय अलंकार में, जैसा कि आपने पहले भी जाना है, सादृश्य का जो निषेध में पर्यवसान होता है, सादृश्य जो होता है व्यतिरेक और अनन्वय अलंकार में, वह स्वनिषेध पर्यवसायी हो जाता है। तो ऐसे सादृश्य को हम उपमा नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से लक्षण किए हैं, उनकी मीमांसा पंडितराज करते हैं। देखिए, वर्णनस्य, तो अब यहाँ पर समस्या इनका जो विशेष्य पदार्थ है ना लक्षण में, उसी में समस्या है। ममटाचार्य या विश्वनाथ या पंडितराज ये सब किसको उपमा कह रहे हैं? सादृश्य को उपमा कह रहे हैं। इन्होंने एक नई रीति निकाल दी और ये क्या कह रहे हैं कि सादृश्य वर्णनम उपमा। ठीक है, तो अब बस ये जो वर्णन शब्द है इसी से इनकी आफत आ गई। क्या लिखते हैं पंडितराज? वर्णनस्य विलक्षण शब्दात्मकस्य विलक्षण ज्ञानात्मकस्य वा वर्णनम द्विविधम भवितुमर्हति। वर्णन दो प्रकार का होता है, एक तो मानस वर्णन होता है जो ज्ञानात्मक होता है, एक बाह्य वर्णन होता है जो शब्दात्मक होता है। भाई वर्णन करना उसी को तो बोलते हैं जहाँ पर शब्द प्रयोग होते हैं। तो वर्णन जो होगा वो कैसा होगा? कहते हैं ना वर्णन कीजिए, अर्थात बताइए, शब्द कीजिए। या मानस वर्णन जो योगियों का होता है, उसमें ज्ञान रूप होता है वो वर्णन। तो जो भी हो, शब्द रूप मानिए बाह्य जगत में वर्णन को, या तो मानस जो वर्णन होता है उसको ज्ञान रूप मानिए। दोनों ही स्थितियों में वो अर्थ रूप नहीं हो रहा है। वर्णन जो है, वर्णन पदार्थ पे ही ध्यान देना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो वर्णनस्य अर्थात वर्णन पदार्थस्य विलक्षण शब्दात्मकस्य, या तो विलक्षण शब्द स्वरूप होगा, अथवा अगर वो मानस वर्णन है तो वो विलक्षण ज्ञान स्वरूप होगा। चाहे जैसा भी हो, लेकिन शब्दवाच्यता विरहेण अर्थालंकारतायाः बाधात्। लेकिन शब्दवाच्य तो वो नहीं होगा, शब्दवाच्यता का विरह हो जाएगा जब वो ज्ञान रूप है। क्योंकि देखिए, शब्दवाच्यता जो होती है वो केवल अर्थ में रहती है, ना तो शब्दवाच्यता शब्द में रहेगी, ना शब्दवाच्यता ज्ञान में रहेगी, है ना। ज्ञान जो होता है वो अर्थ से जन्य होता है, विषय के प्रत्यक्ष से, विषय और इंद्रिय का जो संयोग होता है उससे उत्पन्न होता है ज्ञान। लेकिन शब्द जो होता है उसकी जो वाच्यता रहती है वो रहती है, शक्ति जो रहती है, संबंध जो होता है शब्द का, वो अर्थ के साथ होता है। ठीक है, तो चाहे आप वर्णन को शब्द रूप मानिए तब भी वो शब्दवाच्य नहीं होगा, चाहे आप वर्णन को ज्ञान स्वरूप मानिए तब भी वो शब्दवाच्य नहीं होगा। तो उभयथा वर्णन पदार्थे शब्दवाच्यतायाः विरहः इदानीं सिद्ध्यति। विरहो नाम अभावः। तो जब शब्दवाच्य नहीं होगा तो वो अर्थ नहीं होगा, और जब वो अर्थ नहीं होगा तो उसमें अर्थालंकार तो कैसे आएगा। आप जो कह रहे हो कि सादृश्य वर्णन को हम उपमा कहते हैं, तो उपमा तो अर्थालंकार है। तो अगर आप सादृश्य वर्णन रूप मानोगे उपमा को, तो वर्णन जो होता है वो शब्दवाच्य नहीं होता है। इसीलिए उस प्रकार के उपमा अलंकार की अर्थालंकारता कैसे होगी? अर्थालंकारता तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि सादृश्य जो होता है वो तो शब्दवाच्य होता है। इसीलिए शब्दवाच्य होने वाले सादृश्य की अर्थालंकारता हो सकती है, लेकिन जो सादृश्य वर्णन अर्थरूप नहीं है, यानी शब्दवाच्य नहीं है, उस सादृश्य वर्णन रूप उपमा की अर्थालंकारता कैसे सिद्ध होगी? सबसे पहले तो ये समस्या है। ठीक है, माने अर्थ शब्दवाच्य होना चाहिए, उपमा जो है वो शब्दवाच्य होनी चाहिए, तब जाकर के उसमें अर्थालंकारता आ सकती है। और दूसरा ये है उसकी
हानि कि तस्य सर्वथैव अव्यंग्यत्वात्, अव्यंग्यत्व विशेषण वैयर्थ्याच्च, आपने वह जो विशेषण दिया है सादृश्य वर्णन का कि अव्यंग्यम सादृश्य वर्णनम, तो ये विशेषण भी व्यर्थ है, क्योंकि विशेषण का फल तब होता है जब कहीं पर व्यभिचार से वारण करे, लेकिन व्यभिचार ही नहीं हो रहा है। सादृश्य वर्णन कहीं पर भी व्यंग्य होगा ही नहीं, क्योंकि वर्णन जो होता है वो शब्दात्मक होता है ना। तो शब्द कभी व्यंग्य नहीं होते, अर्थ ही व्यंग्य होता है। ठीक है, तो कभी सादृश्य में व्यंग्य होने की संभावना है। इसीलिए अगर आप सादृश्य को उपमालंकार मान रहे हैं तो अव्यंग्यत्व रूप विशेषण सफल है सादृश्य में, लेकिन सादृश्य वर्णन में अव्यंग्यत्व रूप विशेषण जो है वो तो सर्वथा व्यर्थम। किमर्थम? यतोहि सादृश्य वर्णनम शब्दात्मकं भवति इति कृत्वा तस्य क्वापि व्यज्यमानता न भवति, तद्वर्णनं क्वापि व्यंग्यं न भवति। अतः सर्वथा अव्यंग्यस्य सादृश्य वर्णनस्य अव्यंग्यत्व प्रकाशनम व्यर्थम अस्ति। जो कभी व्यंग्य होता ही नहीं है सादृश्य वर्णन, ऐसे सादृश्य वर्णन में अव्यंग्यत्व विशेषण का दान जो है वह व्यर्थ है। जैसे शुक्लम पयः, दूध में शुक्ल गुण जो विशेषण दिया जा रहा है, एक शुक्लम पयः आनय, सफेद दूध लाओ, तो यहाँ पर जो शुक्लत्व रूप विशेषण है, यानी शुक्ल गुण जो विशेषण दिया जा रहा है पय में, वो सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि शुक्लातिरिक्त गुण जो है वो पय में असंभावित हैं, हो ही नहीं सकते, है ना। तो जब व्यभिचार ही नहीं हो रहा है तो फिर विशेषण से किसका वारण करोगे आप? विशेषण का फल तो यही होता है ना, व्यभिचार वारण, है ना। व्यभिचार से उसकी निवृत्ति कराना, व्यभिचार होने से रोकना विशेष्य का। तो जब विशेष्य में व्यभिचार संभव ही नहीं है तो अव्यंग्यत्व रूप जो विशेषण है सादृश्य वर्णन का, वो व्यर्थ हो जाएगा, यही बताना है। तस्य अर्थात सादृश्य वर्णनस्य सर्वथा एव, सह सर्वथा तत्सादृश्य वर्णनम अव्यंग्यम एव भवति, अव्यंग्यत्वात् अव्यंग्यत्व विशेषण वैयर्थ्याच्च तच्चिन्त्यम् अस्ति। तच्चिन्त्यम् इत्यत्र एतत् हेतुद्वयम् अस्ति। तच्चिन्त्यम् इत्यत्र चिन्तायाम् अत्र हेतुद्वयम् अस्ति। तदिति पक्षः अस्ति, अत्र अनुमानवाक्यं कल्पयामः। तदिति पक्षः अस्ति, पक्षो नाम यत्र किञ्चित् साधयितुमिष्टमस्ति, तो तत्र तत्पदार्थः कः अस्ति? तो एतत् लक्षणद्वयं तत्पदार्थः अस्ति। सः तत्पदार्थः पक्षः अस्ति, तस्मिन् पक्षे चिन्ता साध्या अस्ति, विचारः साध्या अस्ति। हेतुः कः अस्ति? तो हेतु वहाँ पर दो हैं कि एक तो उसकी अर्थालंकारता सिद्ध नहीं हो रही है उस लक्षण की, उपमा लक्षण की, और दूसरा उसमें जो अव्यंग्यत्व विशेषण है वो भी व्यर्थ है। इसीलिए इन दोनों लक्षणों पे फिर से विचार करना आवश्यक है। बसंत तुम चले गए, हमने यहाँ पर उसका अनुमान वाक्य बना करके थोड़ा बहुत समझाया था, दोबारा बता देते हैं। देखो, तच्चिन्त्यम, अर्थालंकारतायाः बाधात् तादृश अव्यंग्यत्व विशेषण वैयर्थ्याच्च, ये पूरा अनुमान वाक्य है। तो तत् पदार्थ जो है वो यहाँ पर पक्ष है, और वो तत्पदार्थ क्या है? आचार्यपय दीक्षित कृतम उपमायाः लक्षणद्वयम्। तो तत्पक्षीकृत्य चिंता साध्या अस्ति, अत्र विचारः साध्यः अस्ति। किमर्थं? तत्र हेतुः कः? येन अत्र विचारः साध्यते, तो तत्र हेतुद्वयम् अत्र
आपाद्यते पंडितराजेन कि एकः हेतुः अस्ति तादृशस्य सादृश्यवर्णनस्य अर्थालङ्कारता न सिद्ध्यति, अपरं तस्मिन् सादृश्यवर्णने यद् विशेषणमस्ति अव्यङ्ग्यत्वं तदपि अनुपादेयमस्ति, व्यर्थमस्ति। अतः एतत् हेतुद्वयेन इयं लक्षणद्वयी विचारणीया भवति। अस्तु एवम् अस्तु, तदेतावता एव अलम् अद्यतनपाठेन। पुनः अत्रैव नाम अस्मिन् विवादे एव इतोपि काश्चन युक्तयः अप्पयदीक्षिताचार्याणां पक्षतः उपस्थास्यन्ति। तासां समाधानञ्च सिद्धान्तरूपेण पंडितराजः विधास्यते इति वयम् आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः। अस्तु।